वह बोलते थे कि ये स्टॉक तो नीचे जाएगा, इस स्टॉक में न्यूज है। अब मुझे लग रहा था कि ये मुझे बचा रहे हैं। मैं यहाँ आया था फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ तो मेरा जितना पहले टेंशन था उससे ज़्यादा टेंशन अब बढ़ गया था दिमाग में। अभी तक में मैं मार्केट से उस लॉस को रिकवर करके लगभग 40 लाख रुपया प्रॉफिट कर चुका हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम राहुल चौधरी है। मैं बिहार के मधुबनी ज़िले के एक छोटे से गांव अलोला का रहने वाला हूं। दोस्तों, मेरी भी लाइफ जर्नी अन्य लोगों से ही मिलती जुलती है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेकर और बड़े बड़े ख्वाब मैंने भी देखे, और कंडीशन कुछ भी मेरे लाइफ में आई, मैं कभी भी अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ा और मैं आगे बढ़ते गया। बात करूँ मैं अपने एजुकेशन की, तो मेरा 10th तक का एजुकेशन मेरे गाँव के गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। 10th पास आउट करने के बाद मेरे गांव में कोई सुविधा नहीं होने के कारण मैं मूव ऑन किया आगे की स्टडी के लिए दरभंगा, और दरभंगा से मैं आईएससी कंप्लीट करी, और आईएससी कंप्लीट करने के बाद और अच्छी एजुकेशन के लिए मैं मूव ऑन किया पटना, और पटना से मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी कम आने के कारण या सीट ज़्यादा नहीं होने के कारण मैं धीरे धीरे मूव ऑन करते गया, और मेरी टेक्निकल स्किल्स में बहुत पकड़ थी। तो मैं इस दोनों के साथ साथ मैं टेक्निकल चीज़ों को भी वहाँ सीखना शुरू किया, और वहाँ पे मैं पटना में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वहाँ से मैं टेक्निकल चीज़ों को लर्न करने लगा, और मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये हुई कि जो चीज़ मैं वहाँ पढ़ रहा था और जैसे जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट होते जा रहा था, तो जब वहाँ के प्रोफेसर एब्सेंट होते थे, तो जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हो गया रहता था उसको मैं वहाँ पे टीच करता था वहाँ के स्टूडेंट को। इससे मेरी टेक्निकल स्किल्स में और पकड़ बनती गई, और मेरा टेक्निकल स्किल्स बहुत ही अच्छा हो गया। अब सब कुछ मेरे लाइफ में स्मूथली चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन बात है 2017 का, जब मेरा बीच वाला भाई 10th पास आउट करता है और उसकी इच्छा होती है इंजीनियरिंग में जाने की। लेकिन जब मैं पटना में इंस्टीट्यूट का फ़ी पता करने लगा, तो वो इतना ज़्यादा था कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एफर्ट करना मुश्किल था। लेकिन मेरे पापा ने जहाँ से भी हुआ, जैसे भी हुआ, भाई का एडमिशन करवा दिए, और अब हम पटना में अकेले रह रहे थे। लेकिन अब मेरा भाई भी पटना आ गया था, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने लगा। पापा पैसा तो दे रहे थे, लेकिन हर मंथ कहीं ना कहीं से लायबिलिटीज़ हो रहा था फैमिली के ऊपर, और एक्सपेंस जो था वो पहले जो था उसके अपेक्षा डबल हो गया था, और पापा का इनकम वहीं का वहीं लिमिटेड था। अब मैं घर का बड़ा बेटा था, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही थी, मेरे सर पे जिम्मेदारी आ रही थी। मैं सोचा क्यों ना स्टडी के साथ साथ पटना में कुछ जॉब भी किया जाए। मैं जॉब सर्च करना शुरू किया, और जब मैं जॉब सर्च करना शुरू किया पटना में, तो मुझे पता चला कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है और बड़ी कंपनी और अच्छी कंपनी में जाना है, तो आपकी इंग्लिश और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए टेक्निकल के साथ साथ। और मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। मेरा इंग्लिश बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आप सभी लोग भी जानते हैं कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी बिहार बोर्ड से पढ़ा था, मेरा भी इंग्लिश ठीक नहीं था। लेकिन मैं बिना वक्त गवाए पटना में एक इंस्टीट्यूट में इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया, और वहाँ से इंग्लिश को लर्न करना शुरू किया। और अब मैं वापस से जॉब सर्च करने लगा प्राइवेट सेक्टर में, और अब जो मैं जॉब सर्च कर रहा था, मैं बहुत जॉब सर्च किया, लेकिन एक कंपनी में मेरी सीवी सेलेक्ट होती है, और वो मेरा पहला इंटरव्यू था मेरे लाइफ का, और बाय द गॉड ग्रेस उस इंटरव्यू को मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर करता हूं, और मेरा पहला जो जॉब लगता है वो इंडिया के टॉप ब्रोकेज हाउस में लगता है। तो मुझे पता चला लोग जितना सैलरी से नहीं कमा रहे हैं, उतना तो यहाँ ट्रेडिंग से सारे एम्प्लॉय कमा रहे हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं शौक था पैसा कमाने का, हमेशा से शौक रहा कि मैं भी पैसा कमाऊँ, मैं भी फाइनेंशियल कंडीशन मेरा भी ठीक हो। और मैं वहाँ के जो सीनियर थे, जो डीलिंग रूम के सीनियर थे, उनसे मैं अप्रोच किया, उनसे मैं सीखना चाहा, लेकिन वो कभी भी सिखाना नहीं चाहे। जब मैं उनसे पूछता था, सर ये स्टॉक आप कैसे बाय करते हो, इस स्टॉक को क्या देख के बाय करते हो, तो एक ही बात बोलते थे कि ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपको 20 साल मार्केट को टाइम देना होगा। जब मैं बहुत अप्रोच उनको किया तो मेरा मजाक उड़ाने लगे, और जब वो मजाक उड़ाने लगे तो मैं उसी दिन सोच लिया कि नहीं, मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है और स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है। मैंने यूट्यूब और गूगल का सहारा लिया, और मैं स्टॉक मार्केट को लर्न करना शुरू किया। कुछ दिन स्टॉक मार्केट लर्न करने के बाद मैं वहाँ के जो बॉस थे उनको अप्रोच किया,
और मैं बोला कि सर मैं बैक ऑफिस में काम नहीं करके मैं डीलिंग में काम करना चाहता हूँ। तो बोले आपको तो डीलिंग आता नहीं। मैं बोला मैं सर सीखा हूँ। उन्होंने कुछ-कुछ टेक्निकल चीज़ें मेरे से पूछी और उन्होंने बोला ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्वालीफाई करना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम था एनआईएसएम का 8 सीरीज़। मैंने वो एग्ज़ाम क्वालीफाई करी और मेरा ट्रांसफ़र हो गया डीलिंग डिपार्टमेंट में। अब मैं क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने लगा, क्लाइंट से बात करने लगा, क्लाइंट को सजेशन देने लगा। लेकिन जब मैं क्लाइंट को कोई स्टॉक सजेस्ट करता था, जब तक वो स्टॉक नहीं बाय हुआ रहता था, तब तक कोई कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जैसे वो स्टॉक बाय हो जाता था क्लाइंट का, वहाँ के डीलिंग रूम के जो सीनियर थे, वह बोलते थे कि ये स्टॉक तो नीचे जाएगा, इस स्टॉक में न्यूज़ है। अब मुझे लग रहा था कि ये मुझे बचा रहे हैं, क्योंकि उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस था। मैं क्या करता था, क्लाइंट से बात करके क्लाइंट का पोजीशन स्क्वायर ऑफ करवा दे रहा था। कुछ दिन तक ये चीज़ चला। क्लाइंट से मुझे बहुत डाँट सुनना पड़ता था, क्योंकि जिस स्टॉक को मैं स्क्वायर ऑफ करवाया, वो स्टॉक वापस से ऊपर चला जा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे मुझे पता चला कि ये जो मेरे सीनियर है, ये तो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। फिर मैं सारे सीनियर का बात पे ध्यान देना बंद किया और मैं कंटिन्यू अपने जॉब को किया। जब इनसे उनकी बात ना बनी, तो फिर वो रेवेन्यू पे फोकस करने लगे। बॉस को कंप्लेन करने लगे कि ये लड़का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन बॉस ने मेरे से पूछा, मैं बोला सर कुछ वक्त का आप टाइम दो, मैं ये भी करके दिखा दूंगा। और धीरे-धीरे उन्हीं लोगों के बातों से मैं सीखना शुरू किया, मैं समझना शुरू किया और चंद महीनों में मैं वो रेवेन्यू जनरेट करके देने लगा, जितना कि वो कई सालों में वहां तक नहीं पहुंचे थे। अब बॉस मेरे से इंप्रेस था। धीरे-धीरे मुझे स्टॉक मार्केट अच्छे से समझ में आने लगा था। अब नेक्स्ट मंथ जब मेरी सैलरी आती है, तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ और मेरी खुद की लाइफ जर्नी यहाँ से स्टॉक मार्केट में स्टार्ट होती है। और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं इक्विटी में ट्रेड करूँ, क्योंकि इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बड़ा पैसा चाहिए जल्दी पैसा बनाने के लिए। फ्यूचर में पैसा बनाने के लिए मेरे पास ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं था और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, ऑप्शन में ट्रेड करके जल्दी पैसा बनाऊं। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी और मुझे अभी भी याद है, मैं अपने लाइफ का पहला ट्रेड निफ्टी की इंडेक्स ऑप्शन में लिया था और मैं प्रॉफिट में रहा था। और 3 दिन में मैं अपने कैपिटल को डबल कर लिया था और अब मुझे लग रहा था कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन तो यहाँ से एकदम अच्छा हो जाएगा। जो पैसा मैं 30 दिन में बना रहा था जॉब के सैलरी से, वो मैं 3 दिन में बना लिया। मतलब इससे ज़्यादा मेरे लाइफ में कभी मोटिवेशन आया ही नहीं था और मैं बहुत मोटिवेट हो गया था। लेकिन चौथा दिन एक्सपायरी था और मेरा पूरा कैपिटल प्लस प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब मेरे पास पटना में सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है और मैं पापा से पैसा लेना बंद कर दिया था। मैं अपना और भाई का सारा एक्सपेंस पटना का मैं देख रहा था। अब मैं कुछ दोस्त लोग से उधार पैसा लिया और पटना में सर्वाइव करना शुरू किया और नेक्स्ट सैलरी का इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट मंथ फिर सैलरी आती है, फिर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूं। इस बार एक्सपायरी के दिन मेरा पहला ट्रेड होता है और एक दिन में कैपिटल डबल हो जाता है। मैं बहुत मोटिवेट था और ये मैं धीरे धीरे पैसा बना रहा था। 7 दिनों में मैं 4 गुना कर लिया पैसा को और 8वां दिन वापस से सारा पैसा वाइप आउट हो गया, सारा पैसा जीरो हो गया। अब फिर से वहीं दोस्त लोग से फिर से उधार लिया, फिर से वहां सर्वाइव करना शुरू किया। तीसरा मंथ भी यही हुआ। अब मैं यहां आया था फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ तो मेरा जितना पहले टेंशन था उससे ज्यादा टेंशन अब बढ़ गया था दिमाग में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं ट्रेडिंग स्किप करी और मैं वापस से लर्न करना शुरू किया, वापस से पढ़ना शुरू किया और मैं फिर पढ़ के कुछ दिनों बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करी। इस बार मैं पैसा बना रहा था। इस बार ना तो एक दिन में पैसा डबल हो रहा था, न तो पैसा डूब रहा था। इस बार मैं 1 महीना तक, 1.5 महीना तक पैसा धीरे धीरे बना रहा था। लेकिन किसी दिन मेरे अंदर वो मोटिवेशन आता था, एक ही दिन पूरा कैपिटल प्लस जो प्रॉफिट था सारा को लगा दिया और वापस से सारा पैसा जीरो हो जा रहा था। ये सिलसिला फिर 3-4 महीना चला। अब मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, मेरे अंदर कमी है, मुझे इस चीज को दूर करना है। इस बार मैं यूट्यूब और गूगल का तो सहारा ले ही रहा था। इस बार मैं बड़े बड़े ट्रेडर का बुक पढ़ना शुरू किया, ट्रेडर की साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की। मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखा, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखा, मैं सारे मार्केट के रूल्स को पढ़ा, बड़े बड़े ट्रेडर्स के रूल्स को पढ़ा और वापस से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करी। और इस बार जो मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करी, 1 महीना में मेरा कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 40% ग्रो करता है। इस बार मैं सारे स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस मैं कोई ट्रेड नहीं किया, ओवर ट्रेडिंग मैं कभी नहीं किया, मार्केट के सारे रूल्स को फॉलो किया और मैं इस बार अपने पेशेंस को बना के रखा था। इस बीच
मार्केट ने मुझे बहुत लालच दिया कि मैं एक दिन में पैसा को डबल कर सकता हूं, लेकिन मैं पैसेंस को बना के रखा, मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल करके रखा और मैं किसी की बात नहीं मानी। मैं सारे रूल्स को फॉलो करते गया और 4 मंथ तक मैं ट्रेड किया सेम स्ट्रैटेजी पे, सेम रूल्स को फॉलो करके, और 4 मंथ में मेरा कैपिटल 8 गुना हो चुका हुआ था। अब मुझे लग गया था कि नहीं, मैं मार्केट से पैसा बना सकता हूं, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, और मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका हुआ था। इसी दरमियान मेरा प्रमोशन हो जाता है एज ए रिलेशनशिप मैनेजर और मेरा ट्रांसफर हो जाता है दिल्ली। अब मेरे लिए सबसे दिक्कत की बात यह थी कि जब तक मैं पटना में था, मैं स्टडी के साथ जॉब कर रहा था, लेकिन अब मुझे अगर दिल्ली में जाऊं तो मुझे स्टडी ड्रॉप करना पड़ रहा था। मैं बहुत सोचा, बहुत समझा, और मैं ट्रेडिंग से पैसा बनाने लगा था, मेरा लॉस नहीं हो रहा था ओवरऑल। और मैं डिसीजन लिया कि नहीं, मैं जॉब को कंटिन्यू करता हूं, और यही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा और अभी तक मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन रहा। और मैं मूव ऑन किया दिल्ली। दिल्ली में मुझे नया टीम मिला, नई जगह, नया रोल। अब मैं दिल्ली में टीम को लीड करने लगा। जब मैं दिल्ली में टीम को लीड करने लगा तो कुछ ही दिनों में मैं इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देने लगा, क्योंकि मुझे वहां बहुत अच्छा टीम मिला था। और धीरे धीरे मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन मैं वहां काम किया, लेकिन मेरे लिए वहां पे सबसे बड़ा दिक्कत का बात यह था, मुझे पॉल्यूशन से एलर्जी था। मुझे पॉल्यूशन से बहुत दिक्कत था, लेकिन मैं जॉब के कारण सारे चीजों को साथ कंप्रोमाइज किया, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना था। मुझे पता चल गया था कि इस स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है। मैं कंटिन्यू किया। कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद मेरा प्रमोशन हो जाता है एज अ ब्रांच मैनेजर, और मेरा ट्रांसफर हो जाता है रांची। अब मेरे लिए, मेरे लाइफ में इससे ज्यादा खुशी का पल आज तक कुछ था ही नहीं। मैं बैक ऑफिस से निकल के बहुत ही कम टाइमों में ब्रांच मैनेजर बन गया था, और अब मेरे पास एक साथ 3-4 खुशी था। पहला खुशी, मैं ब्रांच मैनेजर बन गया था बेस्ट एक्सपोजर के साथ। दूसरा खुशी, मैं पॉल्यूशन फ्री शहर में जा रहा था। तीसरा खुशी, पटना से मैं इमोशनली कनेक्टेड था। मेरे सारे फ्रेंड पटना में रह रहे थे और पटना से रांची नजदीक था, तो मैं मूव ऑन किया रांची। और रांची में वहां पे एक नया टीम मिला, नया रोल मिला। मेरे लिए वो नया जगह था और मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वो। मैं वहां मूव ऑन किया और वहां मैं ब्रांच को लीड करने लगा। धीरे धीरे मैं ब्रांच को उस लेवल पे ले गया, उस रेवेन्यू पे ले गया कि मेरी कंपनी में एक अलग पहचान बनने लगी। और अब कंपनी के कामों से मुझे ट्रैवलिंग मेरा बढ़ गया। जब ट्रैवलिंग बढ़ गया तो मैं लोगों से जानना चाहा कि लोग स्टॉक मार्केट में आखिर कर क्या रहे हैं। और जब मैं वहां लोगों से जानना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया ट्रैवलिंग में, तो जो ओल्ड एज के लोग मुझे मिल रहे थे, वो कहीं ना कहीं मोस्टली ओल्ड एज के लोग इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करते थे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो यूथ मिल रहे थे, जो स्टूडेंट मिल रहे थे, वो सारे लोग एफएनओ में ट्रेड कर रहे थे, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे, और सारे लोग कहीं ना कहीं अपना पैसा लॉस कर रहे थे। जब मैं 10 लोगों से मिल रहा था तो उसमें से 7 से 8 लोग लॉस कर रहे थे, सिर्फ 1-2 लोग ही प्रॉफिट में मुझे मिलते थे। चाहे वो स्किल्स का ना होना कह लीजिए, चाहे वो रूल्स को ना फॉलो करना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद सोचा कि क्यों ना जो गलती मैं किया हूं वो गलती सामने वाला ना करे। और बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने अपनी एक कम्युनिटी बिल्डअप की और उसका नाम रखा इजी ट्रेड। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में है। वहां लोग स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे भी स्टॉक मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स में क्या डिफरेंस है वो नहीं पता था। बीएसई और एनएसई में क्या डिफरेंस था वो नहीं पता था, क्योंकि हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो लोग वहां पे शेयर बाजार को जुआ, गैम्बलिंग बोलते हैं। मुझे बोलते थे कि ये शेयर बाजार जुआ है, गैम्बलिंग है। मैं लोगों को बहुत बहुत मुश्किल से लोगों को समझा पाया। मैंने लोगों को बताया कि सर, अगर आपको ड्राइविंग करनी नहीं आती है, अगर आप ड्राइव करने जाते हो तो एक्सीडेंट तो आपका 100% होना है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी एक्सपर्ट ड्राइवर से ड्राइविंग सीख लेते हो और फिर ड्राइविंग करते हो तो आपकी एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर होगी। लेकिन हां, कभी कभी एक्सपर्ट ड्राइवर भी एक्सीडेंट होते हैं। तो वही बात है, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीख कर, समझ कर, अपने स्किल्स को डेवलप करके स्टॉक मार्केट में
स्टार्ट करेंगे अपनी इन्वेस्टिंग तो जरूर आप पैसा बनाएंगे। और कुछ लोगों को मैं कन्वर्ट कर पाया और उन लोगों को मैं टीच एंड ट्रेन करना शुरू किया और वो लोग पैसा बनाने लगे। जब वो लोग पैसा बनाने लगे तो वो लोग दूसरे को बोल रहे थे कि मैं पैसा मार्केट से बना रहा हूँ। धीरे धीरे रेफरेंस से मेरे साथ लोग आने लगे, लोग जुड़ने लगे। अब कम्युनिटी बहुत बड़ा हो रहा था, बहुत बड़ा। मेरी ये अलग पहचान बनते जा रही थी। आज अगर मैं इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जो स्टॉक के डैशबोर्ड पे खड़ा हूं तो वो इस स्टॉक मार्केट का देन है। आज मैं स्टॉक मार्केट के वजह से इस डैशबोर्ड पे खड़ा हूं। और इस राहुल का अपना कोई पहचान नहीं था इससे पहले। अगर राहुल को आज कोई जान रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक मार्केट की वजह से जान रहा है। आज कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र में जो भी लोग मुझे जान रहे हैं या जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो मुझे जरूर जान रहे हैं। उनको मैं जरूर टीच एंड ट्रेंड किया हूं। हाँ, कुछ लोग होंगे जो खुद से कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली लोगों को मैंने ही ट्रेंड किया है। उधर स्टॉक मार्केट को मैं ही ले गया हूं। तो मैं अपने समाज के लिए ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया हूं और थैंक्स टू स्टॉक मार्केट जिनके वजह से मैं इतना आगे आया हूं। अब मेरी कम्युनिटी धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि मेरे से हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होने लगा, क्योंकि मैं अकेला कितना कर सकता हूं। तो मैं अपने फंड से, अपना फंड लगाकर मैं अपना टीम बनाया और अब टीम के साथ मैं अपनी कम्युनिटी को रन करने लगा। जब टीम के साथ रन करने लगा, हर मंथ मुझे पैसा टीम पे खर्च करना होता था। तो मैं सोचा क्यों ना इसका कुछ अल्टरनेट उपाय निकाला जाए। और बहुत रिसर्च करने के बाद मैं सोचा कि कुछ, देखिए, ट्रेड करना और फ्रेंचाइजी को रन करना दो अलग अलग चीज है। तो जो फ्रेंचाइजी रन कर रहे थे लोग, तो बहुत लोग फ्रेंचाइजी तो ले लेते हैं, जो ब्रोकर हाउस होते हैं वो अपना सब ब्रोकरशिप देते हैं। तो सब लोग सब ब्रोकरशिप को नहीं चला पाते हैं। क्लाइंट तो होता है लेकिन नहीं चला पाते हैं। तो मैं कुछ फ्रेंचाइजी से कनेक्ट करना शुरू किया और अपनी कंसल्टेंसी देनी शुरू की। मैं 3 फ्रेंचाइजी के साथ अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करी थी और मैं उसको बताया कि फ्रेंचाइजी को कैसे रन करना है। उनके एम्प्लॉय को मैं ट्रेन किया, कौन कौन से टेक्निकल ग्लिच आते हैं, कौन कौन से कंप्लायंस को आपको पालन करना है, सारी चीज़ मैं उस फ्रेंचाइजी को बताया और मैं उन तीनों फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुली रन कर दिया, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज इसमें भी था। मैं जहां से डीमेट अकाउंट स्टार्ट होता है यानी बैक ऑफिस से, वहां से लेके मैं ब्रांच मैनेजर तक आया था। मुझे यह पता था कि क्लाइंट का स्टार्टिंग का नीड क्या होता है और क्लाइंट का लास्ट का नीड क्या होता है। मुझे सारे कुछ पता था, सारे टेक्निकल ग्लिच पता था। और सारे फ्रेंचाइजी को, तीनों फ्रेंचाइजी जब सक्सेसफुली रन हुआ, मेरे पास रेफरेंस से भी फ्रेंचाइजी आने लगे, मैं खुद भी कनेक्ट कर रहा था। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मोर देन 30 फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुली रन कर चुका हूं और उसके 200 प्लस एम्प्लॉयज को मैं सक्सेसफुली ट्रेन कर चुका हूं। तो ये थी मेरी जर्नी, मैं यहां तक कैसे पहुंचा। अब यहां तक पहुंचने में मैंने स्टॉक मार्केट में क्या क्या गलती करी, मैंने स्टॉक मार्केट से क्या क्या सीखा, ये मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगा आप लोगों को। देखिए, स्टॉक मार्केट में नॉलेज और स्किल्स के साथ साथ आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके इमोशन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, लेकिन आपके पास पेशेंस आप अगर नहीं बना के रखेंगे, इमोशन पे कंट्रोल करके नहीं रखेंगे, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपको कोई और प्रोफेशन में जाना चाहिए, पहला। दूसरा, आपको विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आप एग्जिट कहां लेंगे ये पता हो ना हो, आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेड बाय करने से, पंच करने से पहले पता होना चाहिए। तीसरा, कभी भी मार्केट में ओवर ट्रेड नहीं करना है। जितना कम ट्रेड आप करेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेंगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया तो मार्केट ऑटोमेटिक प्रॉफिट देती है। आपको अपने प्रॉफिट पे नहीं ध्यान देना है, आपको अपने लॉस को बचाना है। आप अपने अगर लॉस को बचा लिया आपने तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। इसको मैं एक बेस्ट एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट लोग क्रिकेट देखते होंगे। क्रिकेट में देखते होंगे कि बैट्समैन आ रहे हैं, छक्का भी मार रहा है, चौका भी मार रहा है, बहुत स्पीड से रन बन रहा है। लेकिन उतना स्पीड में अगर आप उसका विकेट भी गिर रहा होता है तो धीरे धीरे देखते होंगे ओवर बच जाता है और विकेट खत्म हो जाता है, रन नहीं बन पाता है। वहीं दूसरा सिनेरियो में देखते होंगे बैट्समैन आ रहे हैं,
सिंगल भी ले रहे हैं, डबल भी ले रहे हैं, कभी कोई छक्का भी मार रहे हैं, चौका भी मार रहे हैं, रन बहुत स्लो बन रहा है, लेकिन उस टीम का विकेट बचा हुआ है। लास्ट में देखते होंगे, लास्ट के 5-6 ओवर में टीम का स्कोर जो स्टार्टिंग के 10-12 ओवर में नहीं बना होता है, उससे ज्यादा लास्ट के 5-6 ओवर में बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका विकेट बचा हुआ है। तो आपको अपने विकेट को बचा कर रखना है, और स्टॉक मार्केट में आपका विकेट आपका कैपिटल है। तो आपके कैपिटल आपने अगर बचा लिया, 2 सालों तक अगर आप अपने कैपिटल को बचाकर मार्केट में सिर्फ टिक गए, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से समझने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट को खुद ब खुद सीख जाएंगे। बस स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस को इस मार्केट में अपना भगवान मान के चलना है, आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाएंगे। इस सब चीजों के साथ साथ आपको हमेशा ग्लोबल न्यूज को ट्रैक करना है, ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना है, और डेली कल आपको ट्रेड करना है तो आज 50 से 100 चार्ट आपको डेली एनालाइज करना है। आपको यह ढूंढना है किस स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, किस स्टॉक में ब्रेक डाउन होने वाला है, और कौन सा स्टॉक काफी टाइमों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जितना बड़ा रेंज होगा किसी भी स्टॉक का, उतना बड़ा मूव के लिए वो स्टॉक तैयार है, चाहे वो अप साइड मूव ले, चाहे वो डाउन साइड मूव ले। ये सारे चीज को देख के कल आपको अपने वॉच लिस्ट में लगाना है और उसको वॉच करना है मार्केट आवर में। ये सब चीजों पे ध्यान देना है। और अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो अपने 6 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। मैं किस स्ट्रैटेजी से पैसा बनाया हूं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ सेटअप है। और आपको वह स्टॉक ढूंढना है जिस स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा हो और साथ में प्राइस भी बढ़ रहा हो। यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि बायर इंटरेस्टेड है, स्टॉक ऊपर जाएगा। दूसरा सिनेरियो, आपको वो स्टॉक ढूंढना है जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा हो, प्राइस डाउन हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है, दैट मीन्स कि सेलर इंटरेस्टेड है, प्राइस नीचे जाएगा। यह पहला कंफर्मेशन है। सिर्फ इस कंफर्मेशन पे आपको ट्रेड नहीं करना है। दूसरा कंफर्मेशन, आप पहला कंफर्मेशन अगर मिल गया तो दूसरा यह देखना है, क्या जिस स्टॉक में मैं ट्रेड करने वाला हूं उस स्टॉक में कोई न्यूज अभी चल रहा है या रिसेंट में कोई न्यूज आने वाला है। अगर हां, तो आपको पहले उसको साइड कर देना है, दूसरा स्टॉक ढूंढना है। अगर आपने 2 लेवल को पार कर लिया तो तीसरा स्टेप पे आना है। आपको यह ढूंढना है कि क्या जिस स्टॉक में मैं ट्रेड कर रहा हूं वो सेक्टर मेरे डायरेक्शन में चल रहा है। अगर हां, तो आपने तीसरा लेवल पार कर लिया। अगर नहीं, तो आपको दूसरा स्टॉक ढूंढना है। अगर आपने 3 लेवल को पार कर लिया तो आपके चौथे लेवल पे आपको ध्यान देना है। और चौथा लेवल, जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको यह देखना है जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं, क्या उस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। अगर हां, तो आपने चारों लेवल को पार कर लिया। और चारों लेवल को पार कर लिया और सारे नेगेटिव पॉइंट को आपने पहले ही साइड कर दिया। और जब इस चारों चीज को कंबाइंड करके आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। यह कोई ट्रायल किया हुआ सेटअप नहीं है, यह मेरा 6 सालों से प्रैक्टिकल किया हुआ सेटअप है, 6 सालों से पैसा बनाया हुआ सेटअप है, और यह 100% काम करता है। जब आप इस स्ट्रैटेजी पे 10 ट्रेड लेंगे तो कम से कम 7 से 8 ट्रेड प्रॉफिट में होगा, 2-3 ट्रेड ही लॉस में होगा। लेकिन हाँ, उसमें आपको स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है। और लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन रहा है, बड़े प्लेयर बोल रहे हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन रहा है, सेबी की डाटा बोल रही है कि 93% ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में पैसा लॉस करते हैं। मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा डुबा सकते हैं। यही मेरी लाइफ जर्नी रही। और मार्केट में मैं जब इन किया था तो मैं 8 लाख रुपया लॉस किया था स्टार्टिंग से, जब तक मैं लॉस किया। और वो लॉस करने के बाद जब मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल मैं बना तो अभी तक में मैं मार्केट से उस लॉस को रिकवर करके लगभग 40 लाख रुपया प्रॉफिट कर चुका हूँ। यही मेरी जर्नी रही। और लास्ट में मैं बुक ने तो मुझे बहुत साथ दिया, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ों से मुझे सीख मिला, किसी चीज़ों ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया, तो मेरे हालात और मेरे सिचुएशन ने मुझे सबसे ज़्यादा सीख दिया। और सबसे ज़्यादा मैं अपने हालातों से सीखा हूँ। आज मैं अगर इस इंडिया के नंबर 1
प्लेटफॉर्म जो स्टॉक के डैशबोर्ड पे खड़ा हूँ तो वो मैं अपने पेरेंट्स और अपने स्ट्रगल की वजह से हूँ।